हेलो कमांडोज। बहुत सारे बच्चे बहुत स्ट्रेस में हैं कि सर फिजिक्स में तो पेपर बड़ा गड़बड़ था। फिजिक्स का पेपर बहुत कठिन था। 2026 में नीट 2026 में अब क्या होगा, और फिजिक्स के पेपर का एक्चुअल लेवल क्या था। तब सब तरह की बातें सामने आ रही हैं, अलग अलग कोचिंग वाले अलग अलग बातें कह रहे हैं, है ना। और आप लोगों का क्या फीडबैक है इसको लेकर। तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं कि आज फिजिक्स के जो एक्सपर्ट अमर सर है उनसे ही बात कर लेते हैं इस बारे में। अमर सर जो है बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन में जो है वो कई साल से हैं, तकरीबन 7 साल से हैं। और अमर सर जो है वो समझ लीजिए कि जिस पेपर को लगाने के लिए बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट के 10-10 12-12 टीचर एक साथ काम कर रहे थे और तब भी घंटे भर के बाद वो आंसर दे पाए, सर ने उस पेपर को जो है 1 घंटे के अंदर लगा लिया था। तो मैं सर से मैंने यही रिक्वेस्ट किया कि सर बच्चों को एक बार हम लोग जो है इस बारे में बात करते हैं कि बच्चों को फिजिक्स का लेवल अब आगे क्या रखना है, किस प्रकार से पढ़ना है, उन्हें किन बातों का बहुत ध्यान रखना है। तो सोचा कि चलो एक पॉडकास्ट स्टाइल में एक एपिसोड रिकॉर्ड करते हैं, इसमें हम फिजिक्स के ऊपर ही बात करेंगे, कोई दूसरी बात हम नहीं करेंगे। तो अमर सर बच्चों को जरा विश कर दीजिए, फिर आपसे क्वेश्चन करता हूं मैं। देखो बेटा, सब लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जो हो चुका है अब उसे बदला नहीं जा सकता है। पेपर तो हो गया है और आप अकेले ऐसे नहीं है जिनको पेपर डिफिकल्ट गया है। पूरे भारत देश की हालत ऐसी है कि सारे बच्चे रोते हुए एग्जाम सेंटर से बाहर निकले हैं। तो अब आप घबराइए नहीं, सबके साथ ऐसा ही हुआ है, सबके लिए एक जैसा है। हाँ, तो पेपर जो है ना वो कठिन सबके लिए है। देखो क्या है, बच्चे क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मेरे नंबर कितने आ रहे हैं। हाँ। उनके दिमाग में एक बात बची से ना 10वीं 11वीं 12वीं में 96% 98% है, एक हैबिट पड़ जाती है। वो ये बात भूल रहे हैं कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। और मैंने कुछ डेटा निकाला हुआ, जैसे मैं आपको बताऊं, आपको आप सुनिए जरा ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा निकाला मैंने। 2019 में हमारा एक स्टूडेंट है सक्षम पांडे, उसके 588 नंबर थे। 2019 पेपर का डिफिकल्टी लेवल 2019 का इस पेपर के लेवल से कम था, बहुत कम था। 2019 का पेपर जो 2025 का पेपर है उसकी तुलना में आसान पेपर था। तब सक्षम पांडे के 588 मार्क्स थे और 10,860 उसकी AIR थी। 10,860 AIR थी 588 नंबर पर। और सेम ईयर अक्षिता जो है राठौर, उसकी अंशिता राठौर का जो है वो 601 नंबर थे और 7,422 उसकी AIR थी। फिर इसके अलावा मैं बोलूं यहाँ पे कि 2019 में श्वेत मिश्र जो है हमारे यहाँ पे स्टूडेंट था, श्वेत मिश्रा के 635 मार्क्स थे और 2,245 उसकी ऑल इंडिया रैंक थी। फिर जो हमारे यहाँ से जो है वो यदि हम देखें बच्चों की बात करें तो 605 नंबर पर बाकर रियाज एक हमारा स्टूडेंट था, उसको 605 नंबर पर UCMS दिल्ली मिला था उसको। ठीक है, यश वर्मा की जो है वो 600 मार्क्स थे, उसको जो है उस पर जो है वो 7,661 उसकी रैंक थी। तो मतलब सोचिए आपकी ये 2019 वाला वक्त वापस आ गया है। तो आप नंबर क्यों देख रहे हैं? पेपर का डिफिकल्टी लेवल बड़ा है तो इसका मतलब ये कट ऑफ बहुत नीचे आएगा। मतलब अभी हम लोगों ने मिलकर एक अंदाजा लगाया, तकरीबन 130-140 नंबर से कट ऑफ नीचे जाएगा पिछली बार की तुलना में। पिछली बार से 130 नंबर से कट ऑफ नीचे जाएगा, आप सोच लीजिए। और मैं ये कहूंगा मिनिमम 100 तो जाएगा ही जाएगा। 100 जाएगा। अब 100 जाएगा मतलब ये कि जिस पिछली बार मान लो 600 नंबर 620 नंबर पे, पिछली बार मान लो 620 पे सीट मिली, एक्चुअली 652 पे। नहीं, आप तो बिहार और राजस्थान की बात कर रहे हैं ना, हम तो बाकी स्टेट की बात कर रहे हैं। तो यदि मान लो हम, चलो मान लो 650 मान लिया मैंने, 650 में से आप 100 नंबर माइनस करो, कितना हो गया? 550 हो गया। 20 में और माइनस ला रहा हूं तो कितना हो गया? 520 हो गया। अरे भाई, आपको सीट मिल जाएगी यदि 500 नंबर के आसपास आप पहुंच रहे हैं। आप ठीक है, 500 सवा 500 नंबर के आसपास आप है। मतलब अभी वेट एंड वॉच मतलब अभी तो इसलिए क्योंकि हमारी हैबिट बन चुकी है वो 10वीं वाली। एक्चुअली सिनेरियो पता है क्या हुआ है सर? 2020 में कोविड आया ना, तो कोविड से जो इन्होंने पेपर का लेवल डाउन करना चालू किया और फॉर्मूला बेस इतना हो गया ना कि बच्चों को अब उसके बाहर दिमाग ही नहीं लगता है। मतलब बच्चे जैसे हम थोड़ा डीप में घुसने की कोशिश करें तो बच्चों के दिमाग में आता था कि नहीं, कि फॉर्मूला बेस सर ज्यादा आते हैं तो फिर आप इतनी गहराई में क्यों उतर रहे हैं, हमें कौन सा जेई देना है, हमें तो नीट देना है। मतलब बच्चे सलाह देने लगे थे टीचर्स को कि ऐसा मत पढ़ाओ, ये तो कठिन है, ये PYQ में कहाँ आया, पिछले 5 साल में नहीं आया, तो इतना लेवल को लेके जा रहे हो। अच्छा ये बताओ अमर सर, आप
सच्चाई बताना, कोई भी ब्लफ नहीं चाहिए मेरे को उसमें, वो ये बताना बिल्कुल। मेरे को कि जो कल का जो पेपर था, जो फिजिक्स का आया है, यदि फिजिक्स के एक टीचर को करने दिया जाए तो उसे कितना टाइम लगेगा? सर फिजिक्स के टीचर को भी यदि करने दिया जाए तो लगभग 1.5 घंटे के आसपास, 1 से 1.5 घंटा। अब आप सोचिए 3 घंटा टोटल है पेपर में, उसमें बायोलॉजी भी करना है 1 घंटे का। मैं कह रहा हूं बायोलॉजी पूरा 1 घंटे का था। हाँ। 90 क्वेश्चन पूरे 1 घंटे से ऊपर के थे, 1 घंटा 10 मिनट के थे, ठीक है। तो मतलब 1.5 घंटा आप बोल रहे हो कि मिनिमम 1 घंटा चाहिए। फिजिक्स के फैकल्टी की बात चल रही है। फैकल्टी, और मैं इसमें ऐड करूंगा सर जो नीट के लिए पढ़ा रहे हैं, जो नॉट फॉर जेई, क्योंकि देखो जेई का पहले से उनका सोचने का तरीका अलग चल रहा होता है, नीट वाले थोड़ा सोचने का तरीका अलग चलता है। नीट के फिजिक्स के फैकल्टी जो एक्सक्लूसिव नीट के हैं, हाँ। उनको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पेपर सॉल्व करने में लगता है फिजिक्स का, ठीक है। तो अब आप बताइए कि एक स्टूडेंट जो है जो नीट की तैयारी कर रहा है, आपको तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाना होता है, उसको तो बायोलॉजी पढ़ना होता है, केमिस्ट्री पढ़ना होता है। यदि वो बच्चा इस पूरे पेपर को लगा लेता है, मान लो लगा सकता है वो, तो हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्ड? मतलब कल के पेपर को देख के मुझे तो लगा कि कल का पेपर 3.5 घंटे मिनिमम चाहिए था। क्या बात कर रहे हो सर? पर सर चाहिए था 3.5 घंटे का टाइम बच्चे को, सिर्फ फिजिक्स के लिए? नहीं, अच्छा सिर्फ फिजिक्स के लिए। हाँ, अरे किस मैं पूरा पेपर एकदम से क्लिक हुआ। हाँ। बच्चे को भी सर उतना ही टाइम लगता है। एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चे के साथ में कुछ चीजें अलग होती हैं और टीचर के साथ में कुछ चीजें अलग होती हैं। टीचर क्या है, बहुत सारे टीचर्स याद नहीं रखते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट जो होते हैं, कई बार टीचर याद नहीं रखते हैं। टीचर को मालूम होता है कि हमें तो डिराइव कराना ही है, तो क्यों याद रखें करके। तो वो एक फैक्टर टीचर्स के साथ में रहता है कि बहुत सारे रिजल्ट PYQ के कई बार वो याद नहीं रखते हैं, बच्चे याद रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बायो का जो बच्चा होता है ना, उसकी मेमोरी थोड़ी शार्प होती है, वो ज्यादा याद रख पाता है कंपेयर टू फिजिक्स अच्छा, का टीचर। आपका जो पढ़ाने का जो लेवल है, ये पिछले 4-5 साल में ये बड़ा था या थोड़ा आपको डाउन करना पड़ा था बच्चों के चलते? सर डाउन करना पड़ा था। 2018 में जो मैं पढ़ाया करता, जब मैं बायोमेट्रिक ज्वाइन किया, जब मैं पढ़ाया करता था, वो लेवल की फीलिंग कल के पेपर को देख के आई मेरे को कि अच्छा। वैसा पढ़ाना चाहिए था जैसे मैं पहले पढ़ाता था ना 2018 में, जो 2019 के बैच के लिए मैंने पढ़ाया था। क्योंकि 2018 में मैं ज्वाइन हुआ था, 2019 के बैच के लिए, नीट के लिए जो पढ़ाया था मैंने, उस तरह का पढ़ाना जरूरी है फिर से। मतलब ये जो है ना, वो जो दीदी भैया वाली जो फिजिक्स है ना, वो खत्म हो गई। मतलब कल के पेपर के बाद में दीदी भैया जो फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, बायो भी पढ़ा रहे हैं, चीख के, वो सब खत्म, पूरा चैप्टर क्लोज हो गया वो। हाँ बिल्कुल। इवन मैं तो कहूंगा बायोलॉजी में क्लोज हो गया। बायोलॉजी में भी जिस लेवल का लेंदी पेपर आया था ना, तो वो दीदी भैया के बस का नहीं है, वो खुद ही ना कर पाए वो, ठीक है। तो खैर जो भी है, अब ये बताइए मेरे को एक बात और कि कल का फिजिक्स पेपर को यदि आप उसको डिफिकल्टी लेवल में ब्रेक करते हो 45 क्वेश्चन को, तो उसमें आप कितने क्वेश्चन ऐसे मानते हो जो बच्चों के लिए आसान थे, कितने क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे, कितने मीडियोकर रेंज के थे? सर मैंने इसे 5 कैटेगरी में डाला है। हाँ। एक तो सबसे इजी, मतलब डुएबल, जो हर बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उससे होने चाहिए थे, और वो है। से रुको, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप कितने कर आए हैं ना, सर के इस डेटा से जोड़ लीजिएगा, उतने क्वेश्चन आपको बनने चाहिए थे, वही कंपटीशन एक्चुअली। आप बताइए। सर मिनिमम 17 क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए थे। 17 क्वेश्चन वो थे जो इजी लेवल थे, डायरेक्ट फॉर्मूला था या डायरेक्ट कॉन्सेप्ट था। 17 क्वेश्चन। ओके। उसके बाद आते हैं 6 क्वेश्चन। अब ये 6 क्वेश्चन जो हैं वैसे तो इजी थे, लेकिन हम इन्हें इजी टू मॉडरेट के बीच में डालेंगे, क्योंकि इजी होते हुए ये लेंदी थे, या कहीं क्वेश्चन की लैंग्वेज में उन्होंने फंसाया, या क्वेश्चन में मिस्टेक कराने की पूरी कोशिश करी। तो आपका कहने का मतलब है 23 क्वेश्चन तो बच्चों के हाथ में थे जो वो करके आ सकते थे, बिल्कुल आ सकते थे। 23 क्वेश्चन जो है वो इजी और लगभग मॉडरेट रेंज के क्वेश्चन थे। मतलब इनको इजी से तो ऊपर रखेंगे, लेकिन मॉडरेट नहीं कहते हम, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार है ना इसमें मतलब मिस्टेक के चांस ज्यादा रहते हैं। ये 6 क्वेश्चन वो थे। फिर उसके बाद आते हैं 5 क्वेश्चन जो बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं, सुपर इजी और इजी बोल दे। हाँ ऐसा बोल सकते हैं, सुपर इजी क्वेश्चन। सुपर इजी कुछ था कल, कुछ सुपर इजी था कल सर, सुपर इजी था एक क्वेश्चन। मतलब एक क्वेश्चन क्या होता है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो सबको रटाया क्वेश्चन था। हमारे उसमें 14% आंसर आया था, कल के में 13% आ गया। बस उतना था। मीडियम रेंज के 5 क्वेश्चन थे। मतलब जो हमें पहले से पता रहता है कि ये मीडियम है, कि मीडियम जिनको हम बोलते हैं, क्योंकि क्या है वो थोड़ा सा लीक से थोड़ा सा हटके होते हैं। जनरली हम उनको क्या बोलते हैं कि भाई देखो पेपर का लेवल 4-5 साल से यहाँ चल रहा है, थोड़ा ऊपर बढ़ाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट पे आ जाएगा। तो ऐसे 5 सवाल डायरेक्ट थे। अब उसके बाद एक और वैरायटी हमने मीडियम टू हार्ड के बीच में रखी है। अब ये फिर से क्यों रखी है, क्योंकि मीडियम के अंदर में भी जो क्या होता है ना, कैलकुलेशन फंसाता है, लैंग्वेज फंसाता है। और अब जैसे मालूस लॉ का क्वेश्चन है, अब मालूस लॉ को हम जनरली इजी में मानते हैं।
अब ये मालूसला आता कहाँ पे? ये वेव ऑप्टिक्स करके एक चैप्टर है अब बताओ, हम तो एग्जाम निकाल के सालों पहले, हम आज पहली बार सुन रहे हैं मालूसला को। हाँ, तो अब उसमें क्या है कि एक फॉर्मूला है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा में हम वैल्यू क्या सिखाते हैं, 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। उन्होंने कल के पेपर में वैल्यू डाली 22.5 डिग्री। अब 22.5 डिग्री की वैल्यू का हमने सवाल करा हुआ है अप्रोक्सीमेशन से, लेकिन एक बार के लिए उसमें दो एंगल आए, एक 22.5 डिग्री और एक 67.5 डिग्री। फैल गया बच्चा। अब इजी कह ही नहीं सकते हम उसको, कैसे कहते हैं इजी है, या मॉडरेट भी नहीं कह सकते, क्योंकि पहले ही पोलराइजर को घुमाने में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अब वो उसको हम पहले से मीडियम मान के चलते हैं, क्योंकि पोलराइजर में कॉन्सेप्ट में गलतियां होती हैं कि एक्सिस नहीं समझ में आती है कई बार कि एक्सिस वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, एंगल कैसे लेना, गलतियां होती हैं, तो हम उसे मीडियम मानते हैं। अब उसमें अब इन्होंने क्या किया कि एंगल भी डिफिकल्ट कर दिया, कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाना है जो नहीं बच्चा पढ़ता है, क्योंकि नीट वाला बच्चा ट्रिग्नोमेट्री को अवॉइड करता है। अब कॉस ए कॉस बी बराबर हाफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, फॉर्मूला बच्चा नहीं करता है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ये मैथ्स वाले बच्चे करते हैं। तो ये फॉर्मूला और फंसा दिया, तो मैं इसे मीडियम से हार्ड कैटेगरी में लेके चला गया इस सवाल को। तो ये चीजें यहां पर हुई हैं। फिर और जो 7 क्वेश्चन थे वो थे अपने बिल्कुल सच में डिफिकल्ट थे, मतलब जिन्हें कहना चाहिए कि तो आपका बोलना है कि मीडियम टू हार्ड कैटेगरी में 10 क्वेश्चन थे और 7 क्वेश्चन एकदम हार्ड है। एकदम हार्ड तो मतलब 17 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल डुएबल है। नहीं, जो मीडियम टू हार्ड और हार्ड क्वेश्चन को जोड़ेंगे तो भी तो 17-17। हाँ, वो 17 भी 17 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको करने के लिए जो है वो टीचर को भी दम लगाना पड़ता है। हाँ। ठीक है ना। 17 क्वेश्चन मतलब 45 में से 17 माइनस करो, कितना होता है? मतलब ये मान लो आप ऐसे कि 15 माइनस कर लें तो 66% इधर चला गया। मतलब ये माने कि यदि आपने 25 से लेके 30 क्वेश्चन आपने लगा लिए और सही है आपकी क्वेश्चन वो, तो आप 120 सेफर जोन में है आराम से। मतलब आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के दी आप जो है वो 285 से 300 नंबर ले आ रहे हैं। 275 बोलता हूं मैं, 275 से 300 नंबर यदि आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिला के ले लिए आपने, और बायोलॉजी में 300 प्लस चले गए आप, बिल्कुल, तो मतलब आप 575 प्लस चले गए, मतलब आप सिलेक्ट हैं। मतलब आपको सिलेक्शन आपका पक्का है, तय है। मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक है। यदि आपके 275 नंबर फिजिक्स केमिस्ट्री वाले पोर्शन से उठा लिया आपने 450 में से, और आपने जो है 450 कितना होगा अपना 360 में से आपने 360 में से आपने जो है अपना 275 नंबर यदि आपने ले लिया। एक्चुअली पता है सर, कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि जैसे 2016, 17, 18, 15 में बच्चे एक्सपेक्ट किया कर देते हैं कि हमसे कि फिजिक्स में 20 सवाल बन जाए, 15 सवाल बन जाए तो हम पार निकल जाएंगे, सोच के करते थे। मुझे ध्यान है 2019 के मेरे वीडियो अभी भी यूट्यूब पे डले होंगे, और मैं बोलता था बच्चों से कि बेटा अपने को 30 करके आना है यहाँ पे सबसे, 25 सही करके आना फिजिक्स में अपने को। हाँ। केमिस्ट्री में अपने को जो है 35 सही करके आना अपने को, ठीक है। 10 क्वेश्चन तो छोड़ देना, कोई दिक्कत टेंशन नहीं। और बायो में अपने को 90 में से जो है वो 85 प्लस जाना है अपने को, है ना। तो मैं बच्चों को ही बताया करता था, ठीक है। बिल्कुल, हम यही बात करते थे हमेशा। एक्चुअली में वो बच्चे सिलेक्ट होते थे बिल्कुल वैसे ही सिलेक्ट। अभी क्या हुआ, 700 नंबर, 650 नंबर बट रेवड़ियां बट रही थी, तो लोग 720 की रेवड़ी बटी थी पिछले साल। 67 बच्चों को 720 पे डाल दिया, और सब लोग यही बोलते हैं। अब आप बताओ मेरे को कि नीट 2026 का जो पेपर है उसका लेवल क्या हो सकता है? आप अगेन वन मोर सरप्राइज, अब कोई दूसरा सब्जेक्ट वेट कर रहा है। अब वो कुछ भी हो सकता है केमिस्ट्री हो सकता है बायो हो, मतलब जैसे ट्रेंड है, जैसे पहला ही जैसे पेपर कोड नंबर 45। मैं सिंपल सा बात पूछूंगा आपसे कि आपके फिजिक्स की यदि मैं बात करूं तो लेवल को ये 2026 में मेंटेन रखेंगे, थोड़ा कम करेंगे, या इस लेवल को एकदम ही डाउन कर देंगे? नहीं, डाउन नहीं करेंगे अभी, क्योंकि क्या है इनकी इतनी ये हुई है ना। पर हाँ, ये जरूर रखेंगे कि एप्लीकेशन इसी के आसपास रखेंगे। जैसे अभी भी पेपर में वही 30 और 15 मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, 30 कर सकते हैं और 15 सेलेक्टिव छोड़ दो। अब वो 15 आपको ढूंढने हैं और 30 ढंग से कर लेने हैं, मतलब वहीं पे उन्होंने वापस से पहुंचाया है। और इसी के आसपास मतलब ये कि आपको फिजिक्स में 140 नंबर, 125 से 140 नंबर टारगेट करना है, 180 टारगेट नहीं करना है। अब 180 टारगेट नहीं करना है, 150 का टारगेट रखो, मैक्सिमम 150 तक पहुंचना है कैसे भी करके। पर 100 से 150 के बीच में आप यदि आ रहे हैं तो सेफर जोन में पहुंच गए करके। ये फिर से वही कहानी। टारगेट तो पूरा 180 भी कर सकते, लेकिन बनना भी तो चाहिए पेपर। अब जैसे मैं यही बोल रहा हूँ ना, कल के पेपर जिसके पास पेपर कोड नंबर 45 था, उसके फिजिक्स का पहला ही क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का, जो किसी भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि अपने वो फ्लूइड मैकेनिक्स हायर इंजीनियरिंग का सवाल है, वो है ही नहीं एनसीईआरटी में। अब आप कैसे, अब आप उस पर क्लेम भी नहीं कर सकते, लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या होता है ना, वो लिखा रहता है। हाँ, वो 2 लाइन लिखी होती है, उसपे क्वेश्चन आते हैं, और उसपे वो चाहते हैं कि तुम सोचो
एज अ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट कैसे सोच लेगा? नहीं सोच सकता, क्योंकि फिजिक्स अब क्या है, कहने को आसान लगती है, आसान होती भी है, लेकिन क्या होता है हर व्यक्ति उसको सोच पाए ये जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति सोच पाए ये जरूरी नहीं है उस चीज को कि हाँ भाई हमें ऐसे ही प्रोसेस करना है या इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, क्योंकि डायरेक्शन चूक गई तो आप खत्म। तो कल के पेपर ने ये प्रूफ करके दिया है कि आपको फिजिक्स में रटना नहीं है, जो रटना वाला कार्यक्रम था ना वो खत्म हो गया है। नाउ यू नीड टू थिंक, यू नीड टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। केवल फॉर्मूले रटकर क्वेश्चन कर लोगे आप, ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया कल के पेपर में, ठीक है। इवन जो है एलएन कोचिंग क्लासेस की जो ब्रजेश महेश्वरी सर हैं, वो भी तो ये बात ये बोल रहे थे कि कल उन्होंने भी 37 साल में सबसे डिफिकल्ट पेपर आया, क्योंकि हमने तो कल बहुत लोगों को सुना करके, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि देखो क्या होता है ना, हम लोग को था कि हम लोग बच्चों को पढ़ाए थे, हमारे बच्चे तो फेस नहीं कर रहे, चीज को देखा था कि हमारे बच्चे तो कंपैरेटिवली बेहतर करके आए हैं बाकी बच्चों की तुलना में। मतलब अब क्या होता है ना, क्योंकि हम लोगों को कई बार क्या होता है ना कि ये माहौल ऐसा है कि हमको एक दूसरे को सुनना पड़ता है। क्योंकि और हमारे सबसे अधिक फायदे में हमारे टारगेट बैच के बच्चे रहे। टारगेट बैच के बच्चों का लेवल जो है वो फिजिक्स का पूरे साल भर थोड़ा सा ऊपर रखा गया था, और चूंकि क्या होता था कि वो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं तो उनका लेवल थोड़ा ऊपर जानबूझ के ऊपर रखा जाता है उसका लेवल, और वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा हुआ। सबसे अधिक फायदे में जो है टारगेट बैच के बच्चे रहे। सबसे ज्यादा फायदा टारगेट बैच के बच्चों को हुआ, क्योंकि उनकी डीपीएस भी डिफिकल्ट थी, उनके पेपर भी टफ थे, सब कुछ टफ था उनके लिए, क्योंकि और वो टफ के कारण वो उनको ये पेपर आसान लगा। उनको प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब कोई बड़ी बात नहीं, मतलब मैं अभी कोई नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, कोई बड़ी बात नहीं कि अंडर 10 में जो है वो टारगेट बेस से हमारा 1-2 बच्चे हो अंडर 10 के अंदर, क्योंकि आउटस्टैंडिंग, क्योंकि हमने पिछले 1-2 बार नाम डिस्क्लोज किए, फिर हुआ ये कि वो मतलब होता ना कि अब सुपरस्टिशन हो गया हम लोग को थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी लेकिन हम बिल्कुल जेन्युइन रिजल्ट की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई अंडर 10 आ गया तो खरीद लाएंगे उसको जाके, ठीक है ना। बाकी लोगों जैसा पैसा नहीं इतना हम लोग के पास में, तो खैर जो भी है। पर मुद्दा ये है कि हम ये चाहते हैं कि अभी, अच्छा ये बताओ सर आपको कि 2026 का पेपर आप बोल रहे हो इस लेवल के आसपास रहेगा, ठीक है ना। फिर दूसरा आपने एक चीज बच्चों को बोला कि कोई और सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायो, ठीक है। मतलब वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, कल की मैंने सुना कि एक क्वेश्चन आया था, फिग वेज है या नॉन वेज है। साल भर ये रील चल रही थी, मैं साल भर में हर चौथे 5वें दिन एक रील में आ जाता था कि बताओ फिग वेज है या नॉन वेज है। बोल यार तो मतलब इसका मतलब जो इनटेक क्वेश्चन फ्रेम करने वाला वो रील देखता था और ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है क्लास में। याद करना, आपके जो पढ़ाया साल भर बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया, हर क्वेश्चन वही आया, जो जहां इंपॉर्टेंट टिक कराया वहां से क्वेश्चन आया निकल के, ठीक है। खैर ये तो एक अलग बात हो गई। मतलब मेरा मुद्दा ये है कि 2026 में जो बच्चे फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हैं, अभी वो एग्जाम देना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको अभी कमर कस लेनी चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स का लेवल बढ़ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री के जैसे उन्होंने ये फॉर्मूला पूछा, एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि नहीं पूछते थे। तो अभी आपने बेसिक मैथमेटिक्स में कवर किया है सब चीजें? हाँ सर, फॉर्मूला कवर किया हुआ है। उसका देखो क्या होता है ना, सारे फॉर्मूले अपन बेसिक मैथमेटिक्स वहां नहीं करा पाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कहीं वो अप्रोच की जरूरत पड़ती है, तो उसको जहाँ पे एक्स्ट्रा नेसेसरी होता है वहीं पे हम पढ़ा पाते हैं। क्योंकि अब जैसे कैलकुलस वाला पोर्शन है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, तो उसको सब लोग बोलते थे कि ये तो है ही नहीं है, सिलेबस में नहीं लिखा है, तो क्यों करना है करके। नहीं भैया, हम तो करा रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है भैया आ गया तो क्या कर लेंगे। किससे पूछ के बोलेंगे कि कैसे बोलने पहले से, हम कैसे पढ़े? नहीं कर सकते, हमें पढ़ाना है। तो आप बोल रहे हैं कि पहले सबसे पहले उनको मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स जो है उसको अटेंड करना, उन क्लासेस बिल्कुल करना तो है। वो आपका 16 मई से वो टारगेट बैच जिन बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, 16 मई से जो है वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स की क्लासेस सर की शुरू हो जाएंगी 16 मई से। और 1 जून से टारगेट बैच जैसा रेगुलर हर साल शुरू होता है, 2017 से शुरू हो रहा है। और हर साल टारगेट बैच में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन टारगेट बैच से हुए हैं, और इस बार भी हाईएस्ट स्कोर जो जुड़ रहा है वो टारगेट बैच से जुड़ रहा है, और कुछ बच्चे ग्लेडिएटर बैच के अच्छा कर रहे हैं। तो आप बोल रहे हो मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स को वो ज्वाइन करें। उसके बाद फिजिक्स में साल भर आप क्या लेवल रखने वाले हैं क्लासेस का, और क्या लेवल रखने वाले हैं आप टेस्ट का? सर ये हमारा 2018 का लेवल फिर से रिपीट होगा। तो मतलब अभी चू पे मत करना भाई, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं बायोमेंटर्स में, कि सर ने लेवल को 2018-19 में जो लेवल सर का था, सर ने उसको वापस अप कर रहे हैं लेवल को। ये बात हम स्वीकार करते हैं कि पिछले 5 साल का ट्रेंड देखते हुए फिजिक्स का लेवल जो टच करना चाहिए था उसके थोड़े से नीचे सर थे। और सर को मैं ही रोकता था कई बार कि सर जेई लेवल के क्वेश्चन लगाओगे, बच्चे बोलते हैं आता ही नहीं है। बच्चे हमको ज्ञान देते थे, पीवाई क्यू, अरे सर पीवाई क्यू देखो ना कहाँ आ रहा है, ठीक है।
तो एक्चुअली में अब आप समझ गए हैं कि हमको थोड़ा फ्री हैंड चाहिए, बिल्कुल सर, थोड़ा अपर लेवल का टच करना। तो ये बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। बच्चे डर जाएंगे अभी कि ऑनलाइन में तो फिजिक्स कैसे होगी, फिर कैसे कराओगे आप? अरे सर 2018 में कराते थे हम लोग, क्यों नहीं कराते थे? तब भी हम वो जेई लेवल लेक्चर कोई मिस नहीं करना आपको, लेकिन हाँ बस ये बात ध्यान रखना कि अब आपको है ना, ये जो था ना, वो जो टाइम था बीच में 4 साल का कि हमने पीवाईक्यू कर लिए, हमने 200 सवाल लगा लिए और 300 सवाल लगा लिए, मतलब वो लगाना है, वो अलग बात है। हम पीवाईक्यू के भरोसे बैठे थे। हाँ वो अलग बात हो गई। अब वो क्या, पीवाईक्यू डायरेक्ट आया ना, एक तो रिजल्ट वाला डायरेक्ट सवाल आ गया, जिन्होंने किए थे पीवाईक्यू उनको 2-4 सवालों में वहां पे बेनिफिट मिला है। लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि अब कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने की जरूरत है। ये नहीं कि ये 4 लाइन लिखी, हमने 4 लाइन देख ली और हो गया काम, नहीं, उसको समझना पड़ेगा कि क्योंकि अप्लाई करना है। ये पेपर ने समझाया, लगभग 7 से जो 17 सवाल जो कैटेगरी जो अपर साइड में आई है वो बता रही है कि यू नीड टू थिंक हाउ टू अप्लाई दिस, यू नीड टू थिंक कि एक कॉन्सेप्ट यहां चल रहा है, इसको मुझे इस कॉन्सेप्ट से लिंक कैसे करना है। अभी तक पिछले 4-5 साल में क्या था कि 4-5 सवाल ऐसे आते थे जो इंटरलिंकिंग के होते थे, लेकिन वो डायरेक्ट दिखता था कि हाँ यहां से ये निकलेगा, यहां से ये निकलेगा। अब यहां आज के पेपर ने बताया, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन वंस और ट्वाइस एंड देन थिंक कि स्टार्ट कहां से करूं। हाँ मतलब डेरिवेशन थे, बहुत सारी चीजें। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि जो बच्चे टारगेट बैच में जुड़ना चाहते हैं अभी आपने 2026 के लिए, उनकी फिजिक्स के लिए आपने क्या प्रोविजन रखा, क्या आप बेहतर करेंगे उनके लिए? देखो सबसे पहली बात तो ये है कि हमको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाना ही पड़ेगा। हाँ। मतलब अब वो नहीं चल पाएगा कि हमने सिर्फ पीवाईक्यू लगा लिए कि भाई अब जैसे पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट जैसे कि हम लोग स्टार्ट भी करते हैं कि पीवाईक्यू के 50-60-100 सवाल हैं वो कर लिए और हो गया काम, नहीं। नाउ यू नीड टू थिंक, जैसे अभी इस बार के पेपर में 4 वेरिएबल का सवाल आया है, वैसे वो सवाल एग्जाम में करने के लिए नहीं होता है। यूनिट्स एंड डायमेंशन का एक सवाल होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला डिराइव करते हैं, फॉर्मूला डिराइव करना सीखते हैं। अब जनरली क्या है, हम 3 वेरिएबल तक कराते हैं। अब 3 वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व करना बच्चों को आनी चाहिए, टीचर को थोड़ी आनी चाहिए, बच्चों को आनी चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं कि उसमें इक्वेशन तक लाके छोड़ देते थे। मतलब जब हम पहले कॉन्सेप्चुअली बात करते थे, थोड़ा आप डिटेल में जाके और पढ़ाएंगे बच्चों को, कि भैया कि बिल्कुल डिटेल में घुसना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। और सारी चीजें, मतलब ऐसा नहीं होगा कि फौरा ऊपर से पढ़ लिया, रट लिया, ये फॉर्मूला है और ये हो गया काम, नहीं। अब तो पहले ये सोचना, अब तो पेपर ने बता दिया कि भैया कि पहले थिंक व्हाई दिस फॉर्मूला, व्हाई नॉट दैट वन, ये सोचना। मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा है, तो कोई भी चैप्टर जब पूरा होगा उसके बाद में आप एक काम जरूर कीजिएगा इस बार टारगेट बैच में, कोई भी चैप्टर पूरा होगा उसके बाद में एक लाइव सेशन जो है, भले वो 2 घंटे का हो, 2.5 घंटे का हो, मतलब एक लाइव सेशन लीजिएगा और उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन, जो अच्छे क्वेश्चन है वो करवा दीजिएगा। एक्स्ट्रा स्ट्रोक हम पहले कराते थे सर, एक्स्ट्रा स्ट्रोक क्वेश्चन पहले कराते थे हम लोग। मतलब शीट परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट दिया करते थे हम लोग, इसमें थोड़ा सा अप लेवल का कंटेंट दिया करते थे, परफॉर्मेंस इनहांसमेंट। वही होता है ना, हमने किया तो बच्चे बोले कि ये लेवल आता नहीं है, आप जबरदस्ती क्यों दे रहे हो। फिर क्या वो होता है ना, नहीं वो क्या होता है कि वो थोड़ा सा जो है बायस्ड होता है अप्रोच की, फला आदमी कर रहा है तो बहुत अच्छा है, अपन कर रहे हैं तो ऐसा है। हाँ, और सब हमको ही कॉपी कर रहे हैं एक्चुअली। हाँ एक्चुअली वो कॉपी है, ठीक है ना, हर आदमी हमको ही कॉपी कर रहा है। और तो मैं ये आपसे यही बोलूंगा कि अभी जो बच्चे टारगेट बैच ज्वाइन कर रहे हैं, जब बच्चों का चैप्टर पूरा होता है उसके बाद आप एक मिनिमम एक लाइव सेशन हम प्लान करेंगे। जरूरत पड़ेगी 2 लाइव सेशन लेके आप उनके जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन 50 से 100 क्वेश्चन की एक शीट में कवर करूंगा। नंबर तो नहीं बोल सकते अभी, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है वो आप उनको करवा के बच्चों को थिंकिंग एबिलिटी, जिसमें बच्चे सोच सके ना, थिंकिंग एबिलिटी, आप समझो एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक लेक्चर जो है ना वो आप तैयार कर दीजिएगा उसके बाद। बिल्कुल, जिससे कि ना कि अपने मतलब पूरी कोशिश करेंगे। देखो थोड़ा इंटेंसिव रहेगा इस बार का टारगेट बैच जो है, इंटेंसिव रहेगा। कारण ये है कि पूरा उलट पुलट हो गया है। मतलब चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, थोड़ा उलट पुलट हो गया है। तो सब कुछ हमको जो है वो एक नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि कैसे लेवल को टच करें, कैसे करें। बायोलॉजी में भी हमारे जो क्वेश्चन थे ऑलरेडी, बायोलॉजी में तो खैर हम लोगों ने शुरू से, मेरे को साल भर में क्रिटिसिज्म सुनता रहता हूँ, सर पेपर का लेवल है, आप टेस्ट देते हो सब एचडी कॉलम दे देते हो, सब मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन दे देते हो, आप ऐसा कर रहे हो, आप वैसा कर रहे हो, सब वही आया। बच्चे बाद में मुझे फोन लगा के बोले भी कि सर आपने जो किया वही हुआ। तो पॉइंट ये है कि देखो आपको भरोसा करना पड़ेगा फैकल्टीज पे, ठीक है, जो कर रहे हैं वो अपने भले, आप अपने भले के लिए भी कर रहे हैं कि भैया हमारा नाम हो, हमारे बच्चे सिलेक्ट हो, और आपके भले के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो हमेशा से कहता हूं कि आपके पेरेंट्स के बाद जो आपका भला चाहने वाला तीसरा इंसान है वो आपका फैकल्टी, आपका टीचर है। तो बेटा चलो है ना, तो मतलब मेरे हिसाब से फिजिक्स में जो है वो सर ने काफी सारे जाले दिमाग के झड़ा दिए हैं। तो
कौन सी किताब पढ़ने को बोलोगे आप इनको? पढ़नी तो अभी भी आपको एनसीईआरटी एनसीईआरटी क्योंकि पढ़नी है। देखो एनसीईआरटी है ना, शब्दों का मायाजाल है। हाँ। उसमें शब्द स्टेटमेंट की जो फ्रेमिंग है ना, वो कल फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। हाँ। क्वेश्चन में बच्चों को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही थी, एक बार में कई बार तो पता ही नहीं चल रहा था ये कहना क्या चाह रहा है। हाँ। स्टेटमेंट दो दो बार पढ़ने पड़े हैं कल तो बच्चों को। एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे ना, उससे वो ये कहिए कुल मिला के आपको इंग्लिश भी इंप्रूव करने की जरूरत है। कई बार मैं क्लास में मजाक में भी कहता था ग्लैडिएटर बैच में कि तुमको फिजिक्स तो आ रही है, प्रॉब्लम है और तुम्हें इंग्लिश बायोमेट्रिक्स नहीं। क्लास नोट्स भी बहुत अच्छे लेवल के हैं। क्लास नोट्स जो है वो भी हमको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है बिल्कुल, ना? मतलब क्लास का मैं तो ये कहूंगा सर, देखो जब हम पढ़ा रहे हैं तो आपको पढ़नी तो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के अलावा तुम्हें तुम्हारी साइड से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो तुम हम पे छोड़ दो। हाँ, मतलब तुम तुम्हारी साइड से इतना दिमाग लगाओ कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट शीट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आ सकता है। आपकी बार देखो सिंपल सी बात है कि इस बार थोड़ा सा जो है वो लेवल, थोड़ा नहीं अच्छा खासा बहुत लेवल अच्छा हुआ है, खासा तो लेवल उस हुआ है। लेवल को टच करना पड़ेगा हमें। हम नीट 2026 के लिए अपनी कमर कस लें। जिन बच्चों ने तैयारी करनी है कि भैया हाँ अपना लेवल अप लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। और जिन बच्चों ने नंबर, जिनके 550 के आसपास नंबर आ रहे हैं, चिंता मत कीजिए बेटा, शांति से बैठिए, घबराइए बिल्कुल मत। आप लास्ट ईयर के रिजल्ट से कंपेयर मत कीजिए। मैं आपको डेटा दिया ना, 588 नंबर पे 10,000 AIR था सक्षम पांडे का 2019 में, और पेपर इस बार 2019 से टफ है। इसका मतलब मान के चल रहा हूं मैं 550 नंबर, 558 नंबर। ठीक है। बिल्कुल। तो मतलब ये कि 10,000 रैंक यदि आ सकते तो आप सोचो कि 500 नंबर पे आप सेफ है, 550 550 पे सेफ है आप। सेफ है, बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो क्या है ना, वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब वो सब छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। देखो सबके लिए डिफिकल्ट हुआ है। हाँ। ऐसा अकेले तुम अकेले नहीं हो कि तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो गया। सब पूरी दुनिया, पूरी देश में सब बच्चों की हालत यही है। सब रो रहे हैं, चाहे वो एबीसी में हो चाहे XYZ में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके लिए वही है। क्योंकि भाई देखो सब टीचर वही कर रहे थे, 4-5 साल का ट्रेंड देख रहे थे, 4-5 साल से लगातार गिरा रहे हैं। और देखो एक बात और मैं बताता हूँ, क्या होता है ना, कहानियां बाद में बनाई जाती हैं रिजल्ट होने के पश्चात। मतलब हकीकत ये है, जो आप कितने भी बड़े आदमी की बात यदि आप करें ना, तो उसने अपने बचपन में क्या किया होता है उसे कोई पता नहीं चलता, लेकिन वो एक कहानी फ्रेमिंग की जाती है कि उसका बचपन तो ऐसे गरीबी में बीता और खाने को पैसा नहीं था और लैंप पोस्ट के नीचे बैठ के पढ़ रहा था। वो जो कहानियां सुनाई जाती हैं, वैसे इस फील्ड में भी होता है कि हमने तो साल भर बोला था, देखो ये होगा वो होगा, कहते थे कि भाई देखो सबका ट्रेंड वही होता है। पिछले 4-5 साल के पेपर को देखो और उस हिसाब से हर कोई चल रहा होता है। और लिटरली ये हुआ भी है कि सब लोग 22 तक अच्छा पढ़ा भी रहे थे। हाँ। लेकिन 22 में भी सड़ गया, 23 में सड़ गया, उसके बाद तो काले चश्मे वाले टीचर आ गए, डांस करने वाले डांस कर रहे हैं, हाँ, 2 ईयर ये की कर रहे बातें हैं। कर रहे हैं। काय का फिजिक्स के नाम पे पीवाई को 10-25 टिपका दो और हो गया भाई काम ना। काली टी शर्ट, काला चश्मा और डांस, तो तब कोई क्या कर ले उसका ना। वो कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो उसको ना। अभी एक ही बेटा अपने को पढ़ने फोकस करना, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो है बायोमेट्रिक्स हमेशा आपका साथ रहेगा बेटा। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।